नमस्कार, जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। हमने कितने लेक्चर पढ़ लिए? हमने 5 लेक्चर पढ़ लिए। आज है लेक्चर नंबर 6। हमने पढ़ लिया है 5 लेक्चर। उन 5 लेक्चर में क्या पढ़ा हमने? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी, संविधान का निर्माण पढ़ लिया है और आखिरी का कुछ भाग रहता है वो आज पढ़ा देंगे। हमने संविधान का निर्माण कहां तक पढ़ लिया था? हमने संविधान का निर्माण संविधान सभा के गठन के बाद छोटी समिति, बड़ी समितियों तक, जो 8 बड़ी समितियां हैं उनमें उनको हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो छोटी समितियां थी। 15 छोटी समितियों का गठन किया गया, उसमें से 13 अस्तित्व में आ पाई 15 में से। आज हम लोग पढ़ रहे हैं छोटी समितियां। कल हम पढ़ चुके थे, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे 8 बड़ी समितियों तक। देखो आज का लेक्चर क्या बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का लेक्चर, आज हम छोटी समितियों की बात कर रहे थे। देखो 8 बड़ी समितियां, 8 बड़ी समितियां थी। उसमें प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संचालन समिति और 1-2 और थी। ठीक है। और छोटी समितियों में क्या है? छोटी समितियों में पहली समिति वित्त एवं कर्मचारी समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे प्रधानमंत्री भी बने बाद में। प्रत्यायक समिति बाद में बनी। प्रत्यायक समिति के कौन थे? अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर हमारी संविधान सभा के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे। एक बनी फिर सदस्य समिति के कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे इसके सदस्य समिति के? फिर एक चौथी समिति कार्य संचालन समिति। इसके थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, माणिकलाल मुंशी। और फिर 5वीं राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। तदर्थ का मतलब होता है जस्ट फॉर द सिंगल रीजन, मतलब सिर्फ उसी के लिए गठित की गई, फिर भंग कर दी गई। इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की कार्य समिति, इसके सदस्य अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। और जीवी मावलंकर जी ही संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष भी थे जब संविधान सभा एक विधायिका के रूप में कार्य करती है। यानी कि संविधान सभा जब एक विधायिका यानी कि जब कानून बनाती है संविधान सभा, तब उसके अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते थे। सातवीं जो छोटी समिति वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति यानी कि जस्ट फॉर द रीजन। इसके थे एस भद्राचारी। और मुख्य आयुक्तों के लिए एक समिति बनी, इसकी अध्यक्षता की बीपी सीतारमैया ने। इनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। 9वीं बनी संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्राविधानों की समिति। इसकी अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार, और ये नलिनी रंजन सरकार ने इसकी अध्यक्षता की। और ये संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी समिति की अध्यक्ष को बना जो संविधान सभा का सदस्य ही नहीं था, तो आपका उत्तर रहेगा संघीय संविधान के वित्तीय प्राविधानों की समिति की नलिनी रंजन सरकार। भाषाई प्रांत आयोग की समिति की गठन हुआ। इसको मैं अगले चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा। जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, जब भाषाई आधार पर राज्यों की मांग करी गई, तो एसके धार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और फिर उसकी क्या अनुशंसाएं थी ये विस्तार से पढ़ाई जाएंगी। बहुत मजा आने वाला है क्लास में। एसके धार भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे। प्रारूप संविधान की जांच समिति यानी कि जो बड़ी समितियों में एक जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिसके अध्यक्ष थे। उस समिति की जांच समिति बनी जिसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। एक प्रेस दीर्घा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में एक प्रेस दीर्घा होती है, उसके व्यवस्थापन के लिए और जो प्रेस के साथ राज्य के संविधान सभा के या फिर प्रशासन के प्रेस के साथ यानी कि मीडिया, उस समय की प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी रेडियो मीडिया, उस समय की मीडिया के साथ संबंध बनाने के लिए यह समिति का गठन हुआ। इसकी अध्यक्ष थी उषा नाथ सेन। और नागरिकता पर तदर्थ समिति, तदर्थ यानी सिर्फ उस विषय के लिए, सिर्फ उस पर्टिकुलर विषय के लिए तदर्थ। इसकी अध्यक्षता की एस भद्राचारी। किसने की? एस भद्राचारी ने की। आगे क्या है? आगे आ गई प्रारूप समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पर लिख लो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके हर सदस्य के बारे में आपको याद करना है, इसके हर सदस्य को याद करना है। देखो, जब संविधान सभा का गठन हो गया कि जब कैबिनेट मिशन आ गया, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि अब संविधान बनाया जाएगा। 1946 में, जैसे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, उसके बाद ये चर्चाओं में ये होता रहा कि अब संविधान का निर्माण होगा। तो उसकी ड्राफ्ट करने के लिए, यानी कि उसका मतलब लिख के रखने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए, मतलब पूरी संविधान सभा में चर्चा होगी और एक कमेटी होगी, वो संविधान की ड्राफ्टिंग करेगी, उन चर्चाओं का निष्कर्ष लिखेगी, बनाएगी। तो उस समिति का निर्माण, और वही सबसे महत्वपूर्ण समिति, उसको ही संविधान निर्मात्री कहा जाता है, उसी को ही संविधान निर्मात्री कहा जाता है। इसका गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ था और ये इसमें देश लिख गया सदस्य। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, 29 अगस्त 1947 को। और इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें जो 7वें सदस्य थे जे.बी. कृपलानी। 7वें सदस्य इसमें थे जे.बी. कृपलानी। कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला। भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष ही थे। और 7वें सदस्य थे डॉक्टर जे.बी. कृपलानी और इनकी वाइफ, यानी कि इनकी शरीके हयात, यानी कि इनकी बेटर हाफ भी संविधान सभा की सदस्य थी, संविधान सभा की महत्वपूर्ण सदस्य थी। और बाद में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, उनका नाम क्या था? सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो ये देखो प्रारूप समिति हो गई। प्रारूप समिति आप पढ़ लो। इसका गठन 29, ये इस पर लगा लो टिक, इंपॉर्टेंट लगा लो। अगला प्रश्न क्या है? संविधान सभा 1946 में देखो ये लिस्ट क्या है, जल्दी मैं बता दूं। लिस्ट जो होती है, आप लिस्ट अलग से पढ़िए, रट लीजिए, बस मैं थोड़ा समझा देता हूं। ब्रिटिश भारत की 292 सीटें थी, देशी रियासतों के लिए 93 सीटें थी, अब मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए 4। ब्रिटिश भारत, यहां गवर्नर के प्रांत और उनकी संख्या उस समय 11 थी। ठीक है। संविधान सभा के चुनाव परिणाम, संविधान सभा जब चुनी गई, संविधान सभा मतदान के द्वारा चुनी गई, उसमें से 10% लोगों को, कुल जनसंख्या के 10% लोगों को मतदान का अधिकार मिला था। और उनके आधार पर
जो संविधान सभा थी ये चुनी गई, तो इसमें जो सदस्य चुनकर आए कांग्रेस के 208, आप देखिए 208 कितने में से 296 में से 296 में से 208 कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चुन के आए और अन्य छोटे दलों के 15, अन्य छोटे छोटे दलों के 15 सदस्य चुनकर आए, अन्य छोटे छोटे दलों के 15 सदस्य चुनकर आए। 208 तो सिर्फ कांग्रेस के चुनकर आए, मुस्लिम लीग से 73 चुनकर आए। उस समय दो ही बड़े राजनीतिक दल थे, एक था कांग्रेस और दूसरा था मुस्लिम दल। और ये धार्मिक, ये मुस्लिम लीग जो थी वो धर्म के आधार पर गठित एक दल था। सामुदायिक आधार पर सीटें, अब देखो सामुदायिक आधार पर सीटें जो थी 163 हिंदुओं को मिली थी, 80 मुस्लिमों को मिली थी, अनुसूचित जाति को 31 मिली थी, भारतीय ईसाइयों को 6, पिछड़ी जनजातियों को 6, सिखों को 4, एंग्लो को 3 और पारसियों को 3। ये पारसियों को 3। तो देखो क्या है कि उस समय सांप्रदायिक अवार्ड के तहत इन सीटों में आरक्षण निहित किया गया था। किसके तहत? सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर। आगे बढ़ते हैं, अगली लिस्ट क्या है? राज्यवार सदस्यता। राज्यवार देखो उस समय कितने राज्य थे? मद्रास, बॉम्बे, बिहार, बंगाल, पंजाब, असम, उड़ीसा, दिल्ली, संयुक्त प्रांत, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़, मध्य प्रांत व बिहार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो 49, 21। ये देखो रटने वाले तथ्य हैं, इन पर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। देशी रियासतों की सीटें, ये सब रटने वाला, अलवर, बड़ौदा, भोपाल, बीकानेर, कोचीन, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, कोल्हापुर। ठीक है, आगे कोटा, मयूरभंज, मैसूर, पटियाला, रीवा, त्रावणकोर, कोचीन भी इसी में ही था। त्रावणकोर, कोचीन, उदयपुर, सिक्किम, बरार, कुर्ग, त्रिपुरा, मणिपुर, खासी ये पर्वत घाटी, खासी गारो और खासी पर्वत श्रृंखला भूगोल में पढ़ेंगे आप। उत्तर प्रदेश राज्य समूह, पूर्व राज्य समूह, मध्य भारत राज्य समूह, ये रियासतें थी। पश्चिम भारत राज्य समूह, गुजरात राज्य समूह, दक्कन व मद्रास, पंजाब, पूर्वी राज्य समूह, शेष राज्य समूह। आगे बढ़ते हैं, ये देखो लिस्ट रटने वाली है, आप इनको रट लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहीं से। अब हम आ गए कुछ आवश्यक तथ्य संविधान से। हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हैं। हाथी संविधान का प्रतीक चिन्ह बना। हाथी जब संविधान का प्रतीक, हाथी किरीट यानी कि हाथी पशु जब संविधान का प्रतीक चिन्ह बना, तो लक्ष्मी नारायण साहू जी ने क्या कहा कि ये जो हाथी है, हाथी इस संविधान का इसलिए प्रतीक चिन्ह है क्योंकि ये संविधान भी हाथी जितना ही भारी भरकम है। तो देखिए इस हिसाब से मजाक भी उड़ाया गया। तो नोट कीजिए, हाथी जब आपसे पूछा जाएगा, आपसे वनडे एग्जाम्स में कभी भी पूछा जा सकता है, ऑप्शनल्स में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी, घोड़ा, शेर, बंदर। तो आप क्या कहेंगे? हाथी। BN राव सभा के संवैधानिक सलाहकार बने। इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर, ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य। हाथी संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह बना। BN राव कौन थे? BN राव वही थे जिन्होंने पहली बार सन 1935 में संविधान के गठन का विचार रखा। किसने? BN राव ने। HVR अयंगर को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। HVR अयंगर को वेणुगोपाल राव अयंगर को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। LN मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार बने, यानी कि चीफ ड्राफ्टर कौन बना? चीफ ड्राफ्टर बने LN मुखर्जी। और प्रेम बिहारी राय ज्यादा सुलेखकार बने। सुलेख को हिंदी में कहते हैं कैलीग्राफी। सुलेख को कहते हैं कैलीग्राफी। और प्रेम बिहारी राय ज्यादा ने इटैलिक में
कैलीग्राफी की। इटैलिक क्या होता है? इटैलिक होती है ऐसी जो तिरछी वाला सुलेख नहीं होता, जैसे ऐसे लिखा जाता है, जैसे मान लो मैं यही लिखूं प्रेम बिहारी, ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार जो इटैलिक होता है, ठीक है। और हिंदी संस्करण का सुलेख बसंत, लिख लो इस पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। हिंदी संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख किसने किया? ये किया है बसंत कृष्ण वैद्य। किसने किया? बसंत कृष्ण वैद्य। अब आती है संविधान की आलोचना। देखो क्या होता है कि जब कोई अच्छी चीज बनके तैयार होती है, तो हमारे इधर उधर कुछ लोग होते हैं, वो उसकी आलोचना करने आ जाते हैं, इसलिए हम लोग अपने घर वर कुछ बनाते हैं तो उसमें नज़र बट्टू लगा लेते हैं ताकि लोगों की नज़र ना लगे। और जब आलोचना कर, देखो नज़र लगाना और आलोचना दो भिन्न चीज़ें हैं। नज़र लगाने और आलोचना में क्या होता है? आलोचक का मन साफ हो सकता है, आलोचक आपकी कमियां गिनाएगा। और आलोचना, देखो मैं आपको बता दूं कि आलोचना जो होती है वो आपके प्रगति के मार्ग का सबसे बड़ा उत्प्रेरक होती है। आलोचना जब तक नहीं होगी तब तक आप आत्ममुग्ध होंगे। आलोचक आपकी कमियां उद्धृत करते हैं, कमियां आपको बताते हैं। आलोचक जब आपको अपनी कमियां बताते हैं तो उन कमियों का आप आकलन करते हैं और आपको वास्तव में वो कमी लगती है तो आप अपने भीतर सुधार करते हैं। तो हर चीज की, हर अच्छी चीज की आलोचना जरूरी है। इसीलिए हिंदी में एक अन्य विधा ही, बड़ी विधा समालोचना की विधा है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बड़े समालोचक हुए हिंदी में। तो देखो संविधान की आलोचना क्या हुई। पहला जो पॉइंट आता है कि ये गैर प्रतिनिधि निकाय है। गैर प्रतिनिधि निकाय से क्या अर्थ हुआ कि संविधान पर आरोप लगा कि ये गैर प्रतिनिधि निकाय है, मतलब इसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, ये जनता द्वारा चल रहा है, सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं, पूरी संविधान सभा बैठ रही है ना। और दूसरा क्या है? संप्रभुता के अभाव युक्त। इसको क्यों कहा गया? इसको संप्रभुता के अभाव युक्त इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 1935 के संविधान का 1935 के भारत शासन अधिनियम का बहुत बड़ा पार्ट लिया गया था। और इसकी संस्तुति ही कैबिनेट मिशन यानी कि ब्रिटेन द्वारा की गई थी कि भैया अब संविधान बना लो। इसलिए इसकी आलोचना हुई कि संप्रभुता के अभाव युक्त। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब ये आलोचनाएं वहीं होती थी, और ये आलोचनाएं पीछे नहीं की गई, ये आलोचनाएं पीठ पर हमारे तुम्हारे आलोचकों की तरह नहीं की गई, ये की गई संविधान सभा में बैठकर। इधर बैठे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इधर बैठे जवाहरलाल नेहरू, सामने बैठे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बीच में से लक्ष्मी नारायण साहू उठ के खड़े होते हैं और हंसते हैं, कहते हैं हे ये जो हाथी आपने चिन्ह रखा है ये क्या इसलिए रखा है कि हमारा संविधान भी हाथी जैसा भारी भरकम है। इस प्रकार आलोचनाएं होती थी संविधान सभा में। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसका उत्तर देते गैर प्रतिनिधि निकाय जब कहा गया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि ये जब लोकतंत्र बना रहे हैं तो ये जनता के प्रतिनिधि चुन के आगे इसको बढ़ाएंगे, इसको जनता के प्रतिनिधि चुन के आगे बनाएंगे। इसलिए संप्रभुता के अभाव युक्त कहा गया। इस पर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जवाब दिए। और क्या कहा गया? समय का अपव्यय कहा गया। इसको बनने में कितनी देर लगी? इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऐसे ही फिर संविधान सभा में कोई उठ के खड़े हो गए, सम्मानित सदस्य, उस समय के सम्मानित सदस्य उठकर खड़े हो गए, बोले भैया इतना 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा दिए आपने, लगभग 3 साल लगा दिए। उनका देखो संविधान इतनी जल्दी बन गया, अमेरिका का 4 महीने में बन गया, ऑस्ट्रेलिया का 6 महीने में बन गया, इसका इतने दिन में बन गया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फिर उठे, फिर खड़े हुए, फिर उन्होंने उत्तर दिए। उत्तर क्या दिए कि अमेरिका के संविधान में क्या है? अमेरिका के संविधान में 9 तो अनुच्छेद हैं, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो
और क्या इसका तर्क हो सकता है? इसका तर्क ये हो सकता है, दुर्घटना से देर भली, कुछ छूट जाए इससे अच्छा समय लेकर कर लो, कुछ छूट जाए इससे अच्छा समय लेकर कर लो। और इसके ऊपर क्या आरोप लगा कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व है। क्यों प्रभुत्व है? इसमें 208 सीटें तो कांग्रेस की जीती हुई थी, 208 सीटें तो कहेंगे इसमें कांग्रेस की ही चल रही, कांग्रेस का ही प्रभुत्व है, तो क्यों नहीं भैया होगा। उस समय की अग्रणी पार्टी थी, राजनीति की सबसे बड़ी पार्टी थी, और उस पार्टी में भी कोई मंगल ग्रह से तो लोग आए नहीं थे तो हिंदुस्तान के ही लोग। जब हिंदुस्तान के ही लोग थे तो एक पार्टी के प्रति इतना समर्थन था, इस प्रकार का उसके प्रति कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का स्नेह प्रेम था। और वही कांग्रेस की हालत आज देख लो, जब संविधान सभा में 208 सीटें निकल रही हैं, आजकल तो 40-45 पर भी। खैर और क्या, वकीलों, राजनीतिज्ञों व हिंदुओं का प्रभुत्व कहा गया। और देखो आरोप लगाए, संविधान सभा में ऐसे कोई उठे होंगे, ही किया होगा, बोले होंगे कि इसमें तो भैया वकीलों का और राजनीतिज्ञों का और हिंदुओं का प्रभुत्व है। तो क्यों नहीं होगा? वकील पढ़े लिखे हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, विधि के, संविधान के क्या, विधि के ज्ञाता हैं। और जो विधि का ज्ञाता है वो क्या, उसका होना क्या गलत बात है? संविधान सभा में विधि के ज्ञाताओं का होना ही इस बात को प्रमाणित करता था कि हमारा संविधान बहुत ही पुष्ट, बहुत ही सुदृढ़ है, और वो फलीभूत भी हो गया। बहुत से देशों के संविधान बिखर गए, टूट गए, दोबारा बनाए गए, तिबारा बनाए गए, 4 बार बनाए गए, लेकिन भारत का संविधान दिन पर दिन, हर एक वर्ष, हर एक माह, हर एक सप्ताह, हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक पल और मजबूत होता गया और अडिग टिका हुआ है 1950 से लेकर अब तक, यानी कि 72 साल से, यानी कि 72 साल से। तो वकीलों के प्रति, वकीलों के लिए ये दलील, राजनीतिज्ञों के, और राजनीति भाई, राजनीति, राज चलाने की नीति को राजनीति कहते हैं, तो राज चलाने की नीति वाले लोग हैं, तो इसमें क्या बुराई है? तो उनका तो होना जरूरी है। और हिंदुओं का प्रभुत्व, ये तो देखो हिंदुओं का, ये तो पोलराइजेशन कब से चल रहा है। आप देखो, अगर अभी कोई फलाने यादव या फिर ढिमाके कोई वो मंत्री नेता अगर आपको ये कहते हैं कि वो हिंदू वो मुसलमान, तो ये आज की बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है, ये आज़ादी के टाइम की बीमारी है, संविधान सभा के टाइम की बीमारी। कह रहे हैं कि हिंदुओं का प्रभुत्व है। तो भारत में जब जनसंख्या हिंदुओं की है मेजॉरिटी में, भारत में जब उस समय जनसंख्या लगभग 88 से 90% हिंदुओं की थी, 88 से 90% हिंदुओं की थी, तो 296 में से 164 सीटें क्या सामान्य हिंदुओं की नहीं होंगी? तो क्या फिर अन्य कहीं और से लेकर आएंगे? कहीं और से थोड़े लेकर आएंगे। जब हिंदू बाहुल्य राज्य, जब हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, तो हिंदू सदस्य तो होंगे ही होंगे। तो खैर ये आलोचनाओं का तर्क था। आगे बढ़ते हैं, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आ गए हैं हम अब चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 पर हम लोग आ गए हैं। चैप्टर नंबर 3 चालू हो गया, हम लोगों ने चैप्टर 2 खत्म कर दिए। कौन कौन से? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान का निर्माण। 3 पर आ गए, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब संविधान बन चुका है, हम आजाद हो गए। देखो पिछले 4-5 दिन से क्या हो रहा है, 4-5 दिन से हम बंगाल विजय देख रहे, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट हमने देख लिया, पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया, चार्टर एक्ट देख लिए, भारत शासन अधिनियम देख लिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम देख लिया, संविधान का निर्माण भी हो गया। लो भैया, संविधान का निर्माण हो गया, बहुत बहुत बधाई सबको, संविधान का निर्माण हो गया। अब अच्छा, संविधान का निर्माण हो गया और हम और आप बैठे हैं कहीं एक जगह, मान लो ये 1949 की बात है, 1949 अंतिम मतलब बाद के मतलब सेकेंड हाफ 49 की बात है, और हम और आप बात कर रहे हैं कि संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम और आप मिलकर बातें करते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? संविधान का एक बड़ा हिस्सा 1935 शासन अधिनियम से लिया गया है। देखो 1935 तक अंग्रेज निर्धारित कर चुके थे कि हमको आज नहीं तो कल हमको जाना ही पड़ेगा, हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, 1947 में गाड़ी पकड़ के चले जाएंगे। तो संविधान का एक बड़ा हिस्सा 1935 से इसलिए लिया गया क्योंकि 1935 में
भारत के आने वाले शासन भारत के उत्तरदायी हाथों में देने की घोषणा कर चुके थे। तो कैसा बनेगा, उस हिसाब से ही 1935 का अधिनियम बनाया गया था। तो उससे लेना लाजमी है। कितना लिया था? लगभग 2/3। लगभग 2/3 उस जो मूल संविधान है वो किससे लिया गया? 1935 के संविधान भारत शासन अधिनियम से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, संघीय सरकार, कार्यपालिका व विधायिका ब्रिटेन से ली गई है। संविधान को नम्यता और अनम्यता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। किसके आधार पर? नम्यता और अनम्यता। तो पहला समझ लेते हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। अनुच्छेद 14 से 32 कहां से लिया गया है? अमेरिका से। नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, राज्य के लिए कुछ नीति निदेशक तत्व निर्धारित किए गए हैं। वो कहां से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आयरलैंड से। और संघीय सरकार, कार्यपालिका व विधायिका ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनीय वहां पर द्विसदनीय संसदीय प्रणाली है। और विधायिका जो मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे बिल पास होते हैं, जिस हिसाब से यहाँ से संशोधन होते हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन में होते हैं। या फिर कह लो जिस प्रकार ब्रिटेन में होते थे उस प्रकार यहाँ होते हैं। तो देखो ये भैया हो गया अपना। और संविधान को नम्यता और अनम्यता के आधार पर बांटा गया। नम्यता और अनम्यता का आधार कैसे बताएंगे? नम्यता का आधार 300 अनुच्छेद 368, ठीक है। और प्रस्तावना मान लो, प्रस्तावना, या फिर इसको न्यायपालिका मान लो। देखो अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इसलिए लचीला है। नम्य मतलब लचीला। और न्यायपालिका हमारी कठोर है। तो जो हमारा संविधान है वो नम्यता और अनम्यता 2 आधारों पर बांटा गया है। 2 आधारों पर बांटा गया। हमारा संविधान नम्य भी है और अनम्य भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। बिल्कुल, संघीय यानी कि यूनियन। देखो संघ का मतलब फेडरल भी होता है, फेडरल। लेकिन फेडरलिज्म जो होती है वो फेडरलिज्म राज्यों को मुक्त करती है। जैसे अमेरिका में है फेडरलिज्म, यानी कि राज्य की अपनी सरकार है और उसके ऊपर केंद्र की सरकार है, यानी कि अमेरिका की सरकार है। लेकिन राज्य का अपना संविधान होगा, अपना ध्वज होगा और अपनी नागरिकता होगी। वहां लोगों की दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। यूनियन और फेडरल का यही अंतर है। जबकि हिंदी में यूनियन और फेडरल दोनों को संघ कहते हैं। भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया। इंडिया, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत इज एन यूनियन ऑफ स्टेट प्रोविंसेस, ठीक है। ये हो गया। सभी राज्य बिना समझौते के संघ में शामिल हैं और इन्हें संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। देखो अमेरिका में क्या हुआ था? अमेरिका में जब गृह युद्ध खत्म हुआ, जब सिविल वॉर खत्म हुआ, तो वो जो 50 राज्य हैं उन लोगों ने, उससे पहले थोड़े कम थे, उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने बैठकर एक संघ का गठन किया और सभी राज्यों ने आपस में समझौता कर लिया कि आओ भैया करें पार्टी, हम लोग बना लेंगे एक संघ, लेकिन हम अपना स्वतंत्र भी रहेंगे, लेकिन हमारे ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो एक संघ करेगा, लेकिन हम जब चाहेंगे अलग हो जाएंगे, लेकिन ये मेरी शर्त है। तो लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। लेकिन भारत में क्या है? भारत में राज्यों को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ये गुजरात, इन लोगों ने मिलकर भारत नहीं बनाया। भारत ने मिलकर ये सब बनाए हैं। वो चक दे इंडिया में कहती ना, वो आता है कि
ये फ्रॉम दिस स्टेट, ये फ्रॉम दिस स्टेट, फिर वो आती है कि विद्या शर्मा फ्रॉम इंडिया, है ना। तो वही बात, इंडिया 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 को याद रखना है हम लोग। भारत, भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया। सभी राज्य बिना समझौते के, बिना किसी शर्त के सभी राज्य भारत संघ में आकर मिले गए हैं और इन्हें संघ से अलग होने की अनुमति नहीं। अब उत्तर प्रदेश ये नहीं कह सकता कि भैया हम अलग हो रहे, मणिपुर नहीं कह रहा, मणिपुर तो कह रहा है लेकिन फिर भी देखो अलग नहीं हो पा। मणिपुर नहीं कह रहा लेकिन मणिपुर के कुछ अलगाववादी नेता कह रहे हैं कि हमको अलग बनाओ। मणिपुर भी मांगे आजादी, इस तमाम प्रकार के नारे लगते हैं, लेकिन अलग हो नहीं सकते। ये है एक संघ की पावर। दिस इज द पावर ऑफ एन यूनियन। ठीक है। केसी बेरे ने इसे अर्ध संघ कहा। केसी बेरे ने इसे हाफ फेडरल कहा। हाफ फेडरल इसीलिए कहा कि है तो राज्यों का समूह लेकिन राज्यों को अधिकार अलग होने का नहीं है। राज्यों में दो राज्य का अपना ध्वज नहीं है, राज्य का अपना संविधान नहीं है। और क्यों होगा? एक देश एक संविधान, एक देश एक ध्वज की भावना हम लोगों में भरी हुई और कहीं भी मांग नहीं होती। दो चार छुटभइये अलगाववादी दल होते हैं जो ऐसी अराजक बातें करते हैं, बाकी सब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी अटक से लेकर कटक तक सभी आपस में बड़े प्रेम बड़े सौहार्द से रहते हैं, मैं अपने ग्रेजुएशन में था तो मेरे रूम में तीन लोग रहते थे और तीन स्टेट से थे और पूरे फ्लोर पे अगर 12-15 लोग रहते थे तो वो 12-15 8-9 स्टेट से थे और सब इतने प्यार से इतने वैविध्य के साथ रहते थे। तो ऐसे छुटभइये कुछ अलगाववादी होते हैं, उनको छोड़ दो। तो भारत एक संघ है, एक संघ था, एक संघ रहेगा। केसी बेरे ने इसे अर्ध संघ का। ग्रेनविल ऑस्टिन, ये भाई साहब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर एक किताब लिखी। ये एक अमेरिकी इतिहासकार थे ये और ये संविधान पर किताब लिखकर संविधानविद भी बन गए। अमेरिकी इतिहासकार, अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरेशन कहा। कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी, यानी कि देखो ये परिभाषा मुझे अच्छी लगी। कोऑपरेटिव फेडरेशन कह सकते हैं, हालांकि है यूनियन ही, लेकिन इसे कोऑपरेटिव फेडरेशन इसलिए कह सकते हैं कि जो सरकार है वो राज्यों के सहयोग से यानी सहकारिता से यानी कि कोऑपरेशन से चलाई जा रही है। राज्य और केंद्र दोनों के कोऑपरेशन से हमारी सरकार चल रही है, इसलिए इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जा सकता है। आप अगर पीसीएस के मेंस लिखें तो आप ये ध्यान रखिए, कोऑपरेटिव फेडरेशन भी इसे कह सकते हैं और उसके आप तथ्य दे सकते हैं। मॉरिस जोन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा, यानी कि मोल भाव का संघ कहा। मतलब केंद्र ने, भारत सरकार ने राज्यों से मोल भाव अपने पक्ष में कर लिया कि हम तुम्हें संघ तो बना रहे लेकिन तुमको अलग होने का अधिकार नहीं है, तुमको ध्वज अपना बनाने का अधिकार नहीं है, तुमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार नहीं है। कुल मिला के आप टेरिटरीज रहोगे लेकिन अलग राज्य की सोचना भी मत। इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा मॉरिस जोन्स ने। और सर आइवर जॉन्स ने इसे फेडरेशन विद सेंट्रलाइजेशन कहा। फेडरेशन विद सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकृत संघ। ये क्या होता है कि केंद्रीकृत संघ यानी कि है तो फेडरल ही लेकिन इसका सेंटर एक है। मतलब आपने हिंडोला देखा, हिंडोला जो मेले में झूला होता है, मेले में जो झूला होता है उसमें देखा होगा आपने, बहुत सारी पालकियां बंधी होती हैं, बहुत सारी पालकियां उसमें लोग बैठे होते हैं, मान लो कितनी भी पालकी बंधी, लेकिन वो जो एक धुरी से जुड़ा होता है ना, एक धुरी से जुड़ा होता है, जब वो धुरी घूमती है तो सब घूमते हैं, धुरी रुक गई तो सब रुक गए। वो जो धुरी है वो केंद्र है और वो जो पालकियां हैं वो राज्य है। तो ऐसे समझिए, ध्यान रहेगा आपको, वो जो पालकियां हैं वे हमारे राज्य हैं और जो धुरी है वो केंद्र है। धुरी है तो बहुत छोटी दिख भी नहीं रही है, लेकिन वो धुरी घूमेगी तो राज्य घूमेंगे, धुरी रुक जाएगी तो राज्य रुक जाएंगे। यानी कि केंद्र की प्रगति, केंद्र से ही सब कुछ संचालित है। आगे बढ़ते हैं अगली क्लास, अगला जो टॉपिक, संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। और क्या है हमारे संविधान में, विशेषताएं।
वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका के उपस्थित। हमारे यहाँ वास्तविक कार्यपालिका भी है और नाम मात्र की भी कार्यपालिका है। देखो नाम मात्र की क्या है, नाम मात्र की कौन होता है, राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति को कहा जाता है प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है। संसद का सत्र चालू होता है तो वही राष्ट्रपति जी ही आकर अपनी बग्गी पर संसद का ताला खोलते हैं। बहुत मतलब सर्वोच्च शासन राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। राष्ट्राध्यक्ष किसको कहा जाता है, राष्ट्रपति को। लेकिन जब आप उनके अधिकारों को देखेंगे तो भैया ढोल के भीतर पोल ही पोल, यानी कि राष्ट्रपति को हर कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करना होगा। बन गए आप राष्ट्राध्यक्ष। तो देखिए इसलिए नाम मात्र की कार्यपालिका कौन हुआ, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका क्या है, संसद में भी विधायिका चाहेगी तो कानून बनेगा, विधायिका चाहेगी तो संशोधन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुमत और क्या विशेषता है, बहुमत वाले दल की सत्ता। बहुमत वाले दल की सत्ता क्यों देखो भारत में जो शासन है वो गणतंत्र शासन है, यानी कि जनता ही राजा है। जनता राजा कैसे बनेगी, अब सब राजा 1,30,00,000 राजा किसी देश के हो सकते हैं, 1,30,00,000 राजा किसी देश के हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो कैसे बनेंगे 1,30,00,000 लोग राजा कैसे बनेंगे कि हम कुछ लाख, हम 30-35 लाख लोग मिलकर अपने बीच से एक सदस्य चुन दिया कि जाओ आप डिसाइड करो राजा कौन बनेगा। ऐसे हर क्षेत्रों से चुनकर आएंगे 543 लोग, पूरे भारत से ऐसे 543 लोग चुनकर आएंगे और उन 543 में से वे 543 लोग मिलकर अपना राजा चुनेंगे और जो सबसे ज़्यादा जिस दल के लोग सबसे ज़्यादा होंगे वे सरकार चलाएंगे। सबसे ज़्यादा का इसलिए देखो क्या होता है कि हमेशा से ये प्रथा चली आई है या परंपरा, जहाँ पर सर्वसम्मति नहीं होती है वहाँ पर बहुमत कर लिया जाता है, जहाँ पर सर्वसम्मति नहीं होती वहाँ पर बहुमत कर लिया जाता है। जैसे परिवार में 9 लोग हैं, 9 के 9 नहीं मान रहे तो भाई दादाजी ने क्या कहा, दादाजी ने कहा कि भैया ज़्यादा लोगों के मन की बात मानी जाएगी, यही सही रहेगा। मान लो 3 लोग एक बात कह रहे हैं और 6 लोग एक बात कह रहे हैं, तो दादाजी ने क्या कहा कि 6 लोग कह रहे हैं तो ये बात हो सकता है ज़्यादा लोगों के हितों की, हो सकता है क्या ज़्यादा लोगों के हितों की होगी। 3 लोगों वाली बात तो कम लोगों के हितों की होगी। तो इसलिए ज़्यादा लोगों के हितों की सरकार बनाने के लिए बहुमत वाले दल को सत्ता बनाने का अधिकार किसने दिया है, हमारे संविधान ने। और क्या है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, विधायिका से ही मंत्री चुने जाएंगे, यानी कि जो संसद के सदस्य होंगे। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी, विधायिका कौन है, विधायिका हम हैं, विधायिका आप हैं, विधायिका पड़ोस वाले बबलू हैं, सब मिलकर विधायिका बनते हैं। सब मिलकर विधायिका कैसे बनते हैं, अभी बताया कि हमने अपना एक प्रतिनिधि भेजा है, हमने वहां पर एक प्रतिनिधि भेजा, वहां पे बन गए जाके 543 प्रतिनिधि। 543 प्रतिनिधि जो हैं वही तो विधायिका है। तो जो कार्यपालिका होगी यानी कि मंत्री परिषद और सब चीजें वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगी, किसका काम कर रही है, मेरा आपका और बबलू का। मेरा आपका और बबलू का, तो मेरे आपके और बबलू के प्रति वो जो विधायिका होगी वो जिम्मेदार होगी। विधायिका किसके प्रति जिम्मेदार होगी, विधायिका कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार होगी, विधायिका कौन है, मैं आप और बबलू, इन लोगों ने मिलकर जो अपने प्रतिनिधि मंडल बैठाला है वो विधायिका है। निचले सदन का विघटन हो सकता है। निचले सदन कौन कौन से होते हैं, लोकसभा,
लोकसभा और राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा, अब देखो इनका विघटन क्यों, हमने मान लो किसी अपने क्षेत्र से किसी सांसद को आए हमारे पास हाथ जोड़ के, भैया हमको वोट दे दो, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, पुल बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, ये कर देंगे, बादल में छेद कर देंगे, और तमाम चीज़ें उन्होंने वादे कही। हमने कहा अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, हमने सबने मिलकर उसको वोट दे दिया, और वो सब वहाँ जाकर उन्होंने इन सभी सदस्यों ने गड़बड़ करना चालू कर दिया। और जब गड़बड़ करना चालू कर दिया तो अविश्वास मत से और भी 1-2 प्रक्रियाएं हैं, आगे पढ़ाएंगे, उनके मत से उस सभा का विघटन किया जा सकता है। ये शक्ति हमें संविधान ने दी कि भैया अगर अच्छे से नहीं चल रहा, जनता का काम अच्छे से नहीं चल रहा है तो कर दो विघटित। ऐसे ही राज्य की विधानसभा के साथ होता है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा नेतृत्व, ये हमारे संसदीय प्रणाली की विशेषता है कि जो संसद होगा वो अपना एक नेता चुन लेगा, जो बहुमत प्राप्त जो दल होगा वो अपना नेता चुन लेगा, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। विधानमंडल में जो बहुमत प्राप्त दल होगा वो अपना नेता चुन लेगा, उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से संप्रभुता और उत्तराधिकार के आधार पर भिन्न है। ब्रिटिश में क्या है? ब्रिटिश में है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और इंडिया में क्या है? इंडिया में सुपर 30 पिक्चर में क्या कहता है कि आप राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, आप राजा वो बनेगा जो राजा बनने लायक है। खैर राजा की तो व्यवस्था ही नहीं, मैं प्रधानमंत्री और प्रतिनिधियों की बात कर रहा हूं। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में, ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन का जो सर्वोच्च अधिकारी जो होगा, ब्रिटेन का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, वो उत्तराधिकार पर निर्मित होगा। और इंडिया में क्या है? जनता द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटेन व न्यायालय की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया। कहां से क्या क्या लिया गया? संसद की जो कार्यप्रणाली द्विसदनीय है वो कहां से ली गई? संसद की जो द्विसदनीय कार्यप्रणाली है वो कहां से ली गई है? वो ली गई है ब्रिटेन से। और जो अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई? जो न्यायिक व्यवस्था अमेरिका की है वो भारत में अपनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है और स्वतंत्र है। एकीकृत कैसे? इस प्रकार, नंबर 1 होगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा? एकीकृत का मतलब समझिए, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद स्थानीय न्यायालय या जिला न्यायालय। तो ये एकीकृत कैसे हुई? जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, वो उच्च न्यायालय को मान्य होगा, और सेशन कोर्ट यानी कि जिला एवं सत्र न्यायालय को भी मान्य होगा। और जो उच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सेशन कोर्ट को मान्य होगा। लेकिन और जो अपील और निर्णय अपसाइड डाउन चलते हैं। अपसाइड डाउन कहने का मतलब जो अपील है वो सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय जाएगा, उच्च न्यायालय की अपील सर्वोच्च न्यायालय जाएगी, लेकिन निर्णय जो है वो ऊपर से नीचे के लिए आएंगे। यानी कि एकीकृत न्याय व्यवस्था है। अपनी जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत है। क्या है? एकीकृत का मतलब समझ गए? न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा के आधार पर अमेरिका की तुलना में भारत की न्यायपालिका को कम अधिकार प्राप्त हैं। बिल्कुल न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा का अधिकार, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा का अधिकार अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा के अधिकारों की शक्ति के तुलना में
कम है। कम क्यों है? अब देखिए, अमेरिका की न्याय प्रणाली विधि द्वारा नियत न्याय प्रणाली है, यानी कि फिक्स्ड। और जो भारत की, जबकि भारत की विधि द्वारा स्थापित, स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, विधि द्वारा स्थापित, यानी कि सर्वोच्च नहीं है, शक्ति कम है। क्योंकि अमेरिका की क्या है? विधि द्वारा स्थापित, मतलब अब वो जड़ है, स्थिर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें रह गया। और क्या है? संसद द्वारा कानून संशोधित किए जाने। देखो भारत में क्या है? संसद क्या है? संशोधन के लिए अधिनियम पारित कर सकता है। और न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायालय उस संशोधन को या फिर किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार। और हमारे संविधान की विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार हमारे संविधान की विशेषता है। जब भारत स्वतंत्र हो गया, भारत ने रॉलेट एक्ट देखा, साइमन कमीशन देखा, सांप्रदायिक अवार्ड देखा, जलियांवाला बाग देखा, इतना सब देखने के बाद जब संविधान सभा बैठी तो सबसे पहले बात क्या हुई कि हमारे देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए। मौलिक अधिकारों की जो नींव डाली गई रॉलेट एक्ट पर डाली गई थी। रॉलेट एक्ट में किसी को भी कारावास में बंद कर दिया जा सकता था 2 सालों के लिए, और उसका कारण भी बताने के लिए सरकार बाध्य नहीं थी। तो इसलिए मौलिक अधिकारों की परिकल्पना हुई। और मौलिक अधिकार क्या क्या है? अनुच्छेद 14 से 18 है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है कि भारत का जो नागरिक है वो हर दृष्टि से, चाहे वो जन्म की हो, चाहे वो जाति की हो, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो कोई भी, चाहे वो लिंग की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पासी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कुछ भी हो, सब समान है, विधि के समक्ष समान है। वो जब मौलिक अधिकार अच्छे से पढ़ाए जाएंगे तो उसमें उसके सब क्लॉज भी पढ़ाए जाएंगे। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, देखो स्वतंत्रता बहुत जरूरी होती है, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत जरूरी होती है। देखो सृष्टि ने जब पंख बनाए तो आसमान की सीमा निर्धारित नहीं की। सृष्टि ने जब पंख बनाए तब आसमान की सीमा क्यों निर्धारित नहीं की? क्योंकि मनुष्य को, किसी भी जीव जंतु प्राणी को अपने हिसाब से अपनी स्वतंत्रता का भोग करने का अधिकार है। हालांकि उस स्वतंत्रता की कुछ बाध्यताएं भी हो सकती हैं। तो यह स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो भी आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है? जब संसद ने आपको मौलिक अधिकार दिए तो उन मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए आपको संसद ने कुछ और अधिकार दिए। कि कुछ और अधिकार क्या? कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप उनके उपचारों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी निचली अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं है। नीति निदेशक तत्व, अब संविधान की जो प्रमुख विशेषताओं में से है उसमें से नीति निदेशक तत्व को कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट प्रोविंसेस। राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं कि जब राज्यों का गठन हुआ, बाकी सब चीजें तो राज्य क्या पूरी संपूर्ण भारत के ऊपर इंफोर्स कर दी गई कानूनी संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनली जो इंफोर्समेंट कर दिया गया बाकी सब। लेकिन कुछ ऐसे कर्तव्य भी निर्धारित कर दिए गए
जो राज्य को करने चाहिए। हालांकि वे बाध्य नहीं, लेकिन अपने अपने संसाधनों और अपनी प्रासंगिकता के आधार पर वे उनका अगर पालन करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे तत्वों को नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। ऐसे तत्वों को नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। इसको तीन वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग है सामाजिक, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदार बौद्धिक। सामाजिक देखो क्या होता है। सामाजिक भारत को जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। गांधी जी की परिकल्पना थी, गांधी जी जो संविधान है इस संविधान सभा से अलग रहे। क्यों अलग रहे गांधी जी संविधान सभा से? गांधी जी संविधान सभा से अलग इसलिए रहे क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि निचले स्तर की सरकार का गठन हो। निचले स्तर की सरकार मतलब पंचायत के स्तर पर, ग्राम्य सरकार का, स्थानीय सरकार का गठन हो। गांधी जी चाहते थे स्थानीय सरकार का गठन हो और ये सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बना रहे थे, तो गांधी जी ने अपने आप को संविधान सभा से अलग कर लिया। लेकिन इस तथ्य को नहीं नकार पाए कि गांधी जी उस समय के सबसे महत्वपूर्ण विभूति थे, सबसे महत्वपूर्ण हस्ती थे। गांधी जी का योगदान जो है वो मूल्य लगाने लायक नहीं है। इसलिए संविधान सभा ने क्या किया, कोई एक गांधीवादी नीति निदेशक तत्व जोड़ दिए। उन नीति निदेशक तत्वों के भीतर आते हैं पंचायती राज, और पंचायती राज नीति निदेशक तत्वों के भीतर जब तक थे तब तक राज्यों ने अच्छे से उनका क्रियान्वयन किया ही नहीं। यानी कि गांधी जी की अवहेलना होती ही रही। तो और तीसरे जो उदार बौद्धिक जो नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या था? नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य। देखो, जो नीति निदेशक संविधान ने जो राज्य को नीति निदेशक तत्व दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि वो अपने राज्य में एक कल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, सरकार की स्थापना कर सकें। और सामाजिक 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान, देखो ये एक फैक्ट आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट में आएगा। 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की नीति मौलिक अधिकारों में नीति निदेशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। देखो बहुत सारे केस हुए उस समय नीति निदेशक तत्व में एक संपत्ति का अधिकार था और मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार था, और राज्य के नीति निदेशक तत्व में भूमि अधिग्रहण का या फिर भूमि आवंटन का अधिकार राज्यों को दे दिया। तो वो क्लैश करके तो बहुत सारे केस हुए, गोलकनाथ हुआ, केशवानंद भारती हुआ, मिनर्वा मिल्स हुआ, ये सब केस हुए। उस समय ये केस विस्तार से पढ़ाए जाएंगे जहां जहां पर संदर्भ आते जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान की नींव है वो मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के आधार पर बनी है। आते हैं फिर मौलिक कर्तव्य। जब आपको किसी ने अधिकार दिए हैं तो मौलिक कर्तव्य भी आपको दिए जाएंगे। जब किसी ने आपको अधिकार दिए हैं तो मौलिक कर्तव्य भी आपके बनते हैं। मौलिक कर्तव्य 1976 में जब आपातकाल लगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा, वो जो कुख्यात आपातकाल लगा, उसमें क्या हुआ उसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन हुआ। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे संशोधन हुए। बहुत सारे संशोधन क्या हुए? बहुत सारे संशोधन आपको 42वां संशोधन अच्छे से बाद में पढ़ाया जाएगा। तो ये देखो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है जिसमें अभिभावकों को एक मौलिक कर्तव्य दिया गया है। राज्य को एक कर्तव्य दिया गया कि वो अभिभावकों को अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित करें।
मौलिक अधिकार क्या है? राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर, संविधान का सम्मान, राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा, ये सब आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। मिश्रित संस्कृति का अनुसरण, भारतीय आंदोलन के राष्ट्रीय आदर्शों का आदर, प्रकृति व पर्यावरण का संरक्षण, आपसी बंधुता व भ्रातृत्व की भावना, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विकासवादी सोच रखना, अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित करना, राष्ट्र रक्षा के आह्वान पर देश हित में तत्पर, मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक कर्तव्य कहाँ पे हैं? मौलिक कर्तव्य हैं 43 में 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य इसी के अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आते हैं। ये आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आप इनको याद कर लीजिए। और मौलिक कर्तव्य आरोपित नहीं है। मौलिक कर्तव्य कानूनी रूप से आपके ऊपर आरोपित नहीं है। मौलिक कर्तव्य कानूनी रूप से आपके ऊपर आरोपित नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किसी भी धर्म को राष्ट्र के धर्म की मान्यता नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष वह होता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ समझिए कि जिसका धार्मिक रूप से कोई पक्ष ना हो, जिसका धार्मिक रूप से कोई पक्ष ना हो वो धर्मनिरपेक्ष होगा। जिसका धार्मिक रूप से कोई पक्ष नहीं होगा वो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। यानी कि मेरा कोई स्पेशल धर्म नहीं है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और किसी भी धर्म से नफरत नहीं करता, तो मैं हो जाऊंगा धर्मनिरपेक्ष। तो क्या हो जाऊंगा? धर्मनिरपेक्ष। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी धर्मों को समान बताता है। अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के समक्ष सभी धर्म, लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरियों में आपको धार्मिक समानता का अधिकार मिलता है। कोई भी सरकारी नौकरी में कहीं भी ये हो ही नहीं सकता कि आप हिंदू हैं तो अप्लाई करें, आप मुस्लिम हैं तो अप्लाई करें। और क्या है? अनुच्छेद 25 क्या कहता है? किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार। देखो बहुत ही जोरों शोरों से धर्मांतरण का कार्यक्रम भी चला है इस देश में। क्यों उसके ऊपर रोक नहीं लगा पाई? क्योंकि अनुच्छेद, और रोक लगानी भी क्यों? अगर कोई जैसे मान लो मैं एक्स धर्म का हूं और मैं वाई धर्म फॉलो करना चाहता हूं तो संविधान मुझे इसकी पूरी छूट देता है। और ये मेरे ऊपर ये पूरी तरीके से मेरे व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर करता है कि मैं किस धर्म का पालन करूंगा, किस धर्म का पालन नहीं करूंगा, या फिर कोई भी धर्म का पालन नहीं करूंगा। तो अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 26 क्या कहता है? किसी भी धार्मिक संस्था के गठन का। और अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी भी धर्म प्रचार पर कोई कर देय नहीं होगा। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसमें ये है, ये पूरी तरीके से वैज्ञानिकता के आधार पर है, इसमें ये मंत्र है, इसमें बड़ों का सम्मान है, इसमें राष्ट्र की भावना है, इसमें प्रकृति पूजन है, इसमें ये है, तो इस पर मुझे, या फिर मैं अपने धर्म का प्रचार कहीं करने जा रहा हूँ, जैसे मान लो मैं किन्हीं लोगों के बीच में भाषण देने जा रहा हूँ या फिर प्रवचन देने जा रहा हूँ और वहाँ कुछ लोग धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं, तो मुझे कोई कर देने, इस चीज़ के लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे कोई टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे की क्लास आगे का जो इसका टॉपिक है वो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहिए।
स्वस्थ रहिए, अध्ययनरत रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।